चलो बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, राइट्स ऑफ अ पॉनी और अ प्लेजी। पॉनी और प्लेजी एक ही होता है। अब ये टॉपिक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो प्लेज वाला टॉपिक है उसके अंदर आता है। देखो प्लेज का जो ट्रांजैक्शन है उसको समझने के लिए और ये राइट्स ऑफ पॉनी समझने के लिए अच्छा सा एक एग्जांपल समझते हैं। सिनेरियो क्या है, ए टुक लोन फ्रॉम बी ऑफ ₹5 करोड़, ए पॉन्ड 7 kgs ऑफ गोल्ड एज सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ, ए ने बी से 5 करोड़ रुपए लिए और उसके बदले उसने 7 किलो गोल्ड सिक्योरिटी की तरह रखा। अपने को पता है सिक्योरिटी क्या होता है, सामान गिरवी पे रखना, मॉर्टगेज रखना, एक टाइप की सेफ्टी है। अगर मान लो ए पैसा नहीं दे पाया तो बी क्या करेगा, उसका गोल्ड बेचकर अपना पैसा निकाल लेगा। इसको बोलते हैं पॉन करना या फिर प्लेज करना। तो यहाँ पे मैंने उसको एक डायग्राम, एक एरो चार्ट के रूप में बना दिया है कि पॉनर यानी कि अपने केस में पॉनर कौन है, ए, उसने 7 kg गोल्ड को पॉन कर दिया है पॉनी में। पॉनी कौन हुआ, बी हुआ। सिंपल बात है। अब क्या हुआ, क्योंकि इतना सारा गोल्ड था तो घर पे तो रख नहीं सकते, तो बी ने 5,000 रुपया देकर उस गोल्ड को एक लॉकर में रखा है। ठीक है ना, बी ने 5,000 रुपए देकर एक लॉकर लिया और उसमें उस गोल्ड को रखा ताकि वो सेफली रह सके। तो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट्स मतलब कि अधिकार। राइट्स मतलब कि अधिकार, मतलब कि जो पौनी है, अपने केस में पौनी कौन है, अपने केस में पौनी कौन है, बी है। तो बी के राइट्स क्या है, तो भाई सबसे पहला राइट तो यह है कि जिसने ये 5,000 रुपए का खर्चा किया है ना, वो 5,000 रुपए भी उसको ए से वापस मिल सकते हैं। अगर ए ने पैसा नहीं दिया, इफ ए डज नॉट पे, तो सबसे पहले तो बी के पास क्या राइट है कि वो केस कर सकता है। दूसरा, बी उसके गोल्ड को बेच सकता है। सबसे पहला अगर अपन अब एक एक करके ये पॉइंट्स अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला राइट क्या दिया है, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। सीधी बात है, जब तक ए लोन का पैसा वापस नहीं दे दे तब तक बी उसके गोल्ड को रिटेन करके रख सकता है। रिटेन करना मतलब कि अपने पास रख सकता है। ठीक है ना, जब तक उसको पैसा वापस ना मिल जाए। तो पहला राइट तो ये हुआ कि राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। यहाँ पे प्लेज्ड गुड्स क्या था, जो 7 kg गोल्ड था ना, वो प्लेज्ड गुड्स था। तो वो तब तक बी अपने पास रख सकता है जब तक ए उसको उसके लोन का पैसा वापस नहीं दे। दूसरा क्या है, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। देखो सपोज करो ए रीपेड 5 करोड़, कितने रुपए का लोन था बेटा, 5 करोड़ रुपए का लोन था। तो सपोज ए रीपेड 5 करोड़ एंड टुक अनदर लोन ऑफ 2 करोड़, मतलब कि ए ने जो 5 करोड़ रुपया है वो तो वापस दे ही दिया, पर उसके बाद में उसने 2 करोड़ रुपया और ले लिया, मतलब कि 5 करोड़ रुपए देकर उसने नया उधार ले लिया, एक न्यू लोन ले लिया 2 करोड़ रुपीस का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बी अब ये जो गोल्ड है उस गोल्ड को रिटेन करके रखे तब तक जब तक वो 2 करोड़ रुपए वापस ना मिल जाए। यानी कि ये 2 करोड़ क्या हुआ, ये हुआ सब्सिक्वेंट डेट। सब्सिक्वेंट डेट हुआ, पहला ओरिजिनल डेट 5 करोड़ का था, उसका तो पैसा वापस आ गया, पर इस सब्सिक्वेंट डेट का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो क्या बी ये 7 kg गोल्ड रख के रख सकता है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया होगा, मान लो ए ने बनाया होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ए ने लिखा है कि देखो मैं जो तुम्हें गोल्ड दे रहा हूं, ये गोल्ड तुम तब तक रख सकते हो जब तक मेरे सारे लोन, ऑल लोन आर रिपेड। मतलब उसने स्पेसिफिकली ये 5 करोड़ के लोन की बात नहीं करी है, उसने बोला मेरे जितने भी लोन है 5 करोड़ 2 करोड़ आगे जाके मान लो 50 लाख का और लोन लिया, तो जब तक सारे लोन का रिपेमेंट नहीं हो जाए तब तक आप मेरा गोल्ड रख के रख सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो इस सिचुएशन में बी के पास में राइट होगा कि वो गोल्ड को रिटेन करके रख सके सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए भी। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो ओनली व्हेन इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो जैसे ही ये 5 करोड़ रुपया ए लौटाएगा तो ये गोल्ड तो बी को वापस देना पड़ेगा। भले ही ये 2 करोड़ रुपए का जो नया लोन लिया है उसका पैसा नहीं आया है, पर ये 2 करोड़ के सामने तो वो गोल्ड दिया नहीं गया था, वो गोल्ड तो 5 करोड़ के लोन के सामने दिया गया था, तो वो वापस लौटाना पड़ेगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है ना कि सारे के सारे लोन जब तक रिपे नहीं हो जाए तब तक आप गोल्ड रख के रख सकते हो, तो सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए भी
गोल्ड रखा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉन इज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पर ये जो 5,000 रुपए का खर्चा है ना, इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर कोई इनकर किया है, किसने, पॉनी ने, तो वो भी वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, पॉन इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कि लोन का पैसा नहीं देना। अगर ए अपने लोन का पैसा वापस देने को नहीं रेडी है तो अपन ने क्या लिखा है, देखो बी कैन फाइल अ सूट। तो सबसे पहले तो वो केस कर सकता है और दूसरा वो सेल कर सकता है गोल्ड को, जो भी उसने प्लेज किया है। जैसे अपने केस में क्या प्लेज किया गया था, गोल्ड प्लेज किया गया था, तो उस गोल्ड को बेचा जा सकता है। तो ये अपने हो गए राइट्स ऑफ पॉनी। ठीक है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर आप देखोगे तो लाइन से इसके सेक्शन है 173, 174, 175 और 176। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। इसको, इन सब चीजों को आप ऐसे छोटे छोटे रिविजन के फॉर्म में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे वीडियो खत्म हो तो आंख बंद करके एक बार चारों के चारों पॉइंट्स अपन को रिवाइज कर लेने चाहिए। एग्जाम में 6 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखो ना, तो ये डी वाले पॉइंट में ये 1 और 2 ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है ना। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करता है ना, तो वो जनरली एक आंसर का स्ट्रक्चर भी चेक करता है। जैसे कि सपोज करो एग्जामिनर को स्टैंडर्ड आंसर दिया है, इसमें ऐसा है ए बी सी डी और डी के अंदर एक 1 और 2 ऐसा पॉइंट है। तो वो जब आपका आंसर चेक करता है ना, तो सबसे पहले तो वो एक स्ट्रक्चर ही देखता है कि आपने 4 पॉइंट लिखे हैं ना, और चौथे पॉइंट में भी 2 पॉइंट लिखे हैं ना। अगर सपोज करो किसी बच्चे ने ये चौथे पॉइंट में ये 2 पॉइंट नहीं बनाए, पर ऐसे पैराग्राफ लिख दिए, तो उसने पॉइंट्स में नहीं लिखा उसको, मतलब कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऐसा नहीं लिखा, तो एग्जामिनर को क्या डाउट जाएगा कि भाई इसने ए बी सी डी 4 पॉइंट्स तो लिखे, बट डी के जो 2 पॉइंट्स है वो नहीं लिखे, जबकि आपने लिखे थे, बस आपने नंबरिंग नहीं डाली। तो हमेशा ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसका ध्यान रखो। ये साइकोलॉजिकली एग्जामिनर को ध्यान में आ जाता है। एग्जामिनर को 1.5-2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है आपके 100 मार्क के पेपर को चेक करने में, तो वो एकदम डिटेल में तो पढ़ने जाएगा नहीं। तो अपने को हमेशा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस आंसर को जब आप लिखोगे ना, तो ए बी सी को तो नॉर्मल पैराग्राफ में लिखना है, डी में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तभी एग्जामिनर को एक इम्पैक्ट, एक इंप्रेशन ऐसी जाएगी कि आपने पूरा आंसर लिखा है। ठीक है ना।